जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं चौहान राजवंश। चौहान राजवंश राजस्थान हिस्ट्री के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सब के अंदर यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है। तो आपको बहुत डिटेल के साथ में, बहुत सावधानी के साथ में इस क्लास को रीड करना है, पढ़ना है, वॉच करना है। आइए शुरुआत करते हैं चौहान राजवंश। चौहान राजवंश के अंदर हम देखेंगे चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। उसके बाद में राजस्थान में कहाँ कहाँ चौहानों की प्रमुख शाखाएं थी, उन शाखाओं के अंदर कौन कौन प्रतापी शासक हुए थे, उन सब का विस्तार से हम अध्ययन करने वाले हैं। वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे चौहानों की उत्पत्ति के मत, यानी चौहान कहां से उत्पन्न हुए, इनके हमें विभिन्न मत मिलते हैं। उन सब मतों को हम पढ़ने वाले हैं। यहां से बहुत बार प्रश्न बनता है यहां से कि अग्निकुंड से उत्पन्न होना किन किन विद्वानों ने माना है, चंद्रवंशी किसने माना है, सूर्यवंशी किसने माना है, इन सबको हम डिटेल के साथ में देखेंगे। इसमें सबसे पहले एक जो सर्व प्रमुख कह सकते हैं या सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो मत है वो मत है अग्निकुंड का मत। अग्निकुंड का मत एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम आपने सुन रखा होगा, पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। इस पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एक बार गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया तो राक्षस उनके यज्ञ को डिस्टर्ब करते हैं, व्यवधान डालते हैं, उसमें उनके यज्ञ को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। गुरु वशिष्ठ बार बार यज्ञ को संपन्न करने का प्रयास करते हैं और उधर से राक्षस उस यज्ञ को संपन्न नहीं होने देते हैं। अंत में गुरु वशिष्ठ परेशान होकर के, हार थक करके, उन्होंने अपने यज्ञ को संपन्न करने के लिए 4 योद्धा उतारे और ऐसा माना जाता है कि उन 4 योद्धाओं ने उन राक्षसों का संहार किया और गुरु वशिष्ठ का यज्ञ संपन्न हुआ। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि अग्निकुंड का जो मत है उसका उल्लेख हमें कौन से ग्रंथ से मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का नाम हो गया पृथ्वीराज रासो, और उसके लेखक का नाम पूछा जाए तो चंद्रवरदाई। ओके, अब गुरु वशिष्ठ ने 4 योद्धा जो उतारे उनका क्रम आपको याद रखना है। सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ ने प्रतिहार को उत्पन्न किया। प्रतिहार के बाद में उन्होंने परमार, तीसरे नंबर पे चालुक्य,
चालुक्य को सोलंकी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है, चालुक्य या सोलंकी। और सबसे अंत में चौहान। इस प्रकार से उन्होंने 4 योद्धा उतारे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। विभिन्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर इनका क्रम पूछा गया है। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि गुरु वशिष्ठ ने अपने यज्ञ को संपन्न करने के लिए सबसे पहले किस योद्धा को उत्पन्न किया, तो आपको ध्यान रखना है प्रतिहार शासक। सबसे अंत में किसको किया, तो चौहान योद्धा को। ठीक है, पहले प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य और सबसे अंत में चौहान। इस प्रकार से 4 योद्धाओं को गुरु वशिष्ठ ने अपने यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए उतारा और इन 4 योद्धाओं ने राक्षसों का संहार किया और गुरु वशिष्ठ के यज्ञ को संपन्न कराया। ठीक है, तो यहां से बहुत बार प्रश्न बनता है, यानी चौहानों की या राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो साक्ष्य हैं या जो मत हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनता है। हालांकि और भी मत हैं, वहां से भी प्रश्न बना है, लेकिन सर्वाधिक संख्या की बात करें तो यहां से प्रश्न बना है। तो ये अच्छे से याद करना है। अग्निकुंड का जो मत है वो किस ग्रंथ में, तो पृथ्वीराज रासो में, और उसके लेखक चंद्रवरदाई। अब आप कहोगे कि क्या ये जो अग्निकुंड का मत है या अग्नि से चौहान वंश का उत्पन्न होना केवल चंद्रवरदाई ने माना है, चंद्रवरदाई ने माना है? नहीं, इसके अतिरिक्त और भी विद्वान हैं जिन्होंने इस मत का समर्थन किया है, तो उनके भी नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन में इस प्रकार से आ सकता है प्रश्न कि अग्नि से उत्पन्न होना किस विद्वान ने बताया, तो यहां पर चंद्रवरदाई ने देकर के और अन्य जो 2 नाम है वो भी दे सकता है। तो दोनों नाम कौन कौन से हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, आप अच्छी प्रकार से इनको जानते होंगे। और एक और विद्वान है जिनका नाम है मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी। इन दोनों विद्वानों ने चंद्रवरदाई के इस मत का समर्थन किया है, यानी इन्होंने भी चौहानों को अग्नि से उत्पन्न होना माना है। सबसे फेमस जो मत है उसको हमने देखा। इसके बाद में दूसरा जो मत है वो है सूर्यवंशी, यानी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। और सूर्यवंशी बताने वाले जो विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहां पर भी आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो हैं जयानक, आप सब जानते होंगे, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा है। एक तो हो गए जयानक, दूसरे हो गए G.H. ओझा, G.H. ओझा, बोले तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, G.H. ओझा। और तीसरा विद्वान है नयन चंद्र सूरी। कौन सा सूरी? नयन चंद्र सूरी। इसके भी ये 3 नाम हैं, यानी 3 विद्वानों ने सूर्यवंशी होना बताया है, तो तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है। 3 नंबर पे इनको चंद्रवंशी भी बताया गया है, चंद्रवंशी। और चंद्रवंशी बताने का जो उल्लेख मिलता है, प्रमाण मिलता है, तो उसकी बात करें तो वो हमें मिलता है आबू का शिलालेख, आबू का शिलालेख। आबू का जो शिलालेख है वहां से चौहानों को चंद्रवंशी होने का प्रमाण मिलता है। आबू का शिलालेख कहां पर है? ये लगा हुआ है अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि सिरोही जिले के अंदर है।
अचलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में। उस शिलालेख के ऊपर चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। 3 मत हो गए, तीनों में पहले मत में 3 विद्वान, दूसरे मत के 3 विद्वान और तीसरा जो है चंद्रवंशी, इसका उल्लेख हमें आबू के शिलालेख से मिलता है। इसके बाद में चौथा जो मत है वो है ब्राह्मणवंशी, यानी ब्राह्मणों की संतान बताया गया है, या जो चौहान है इनको ब्राह्मण माना है। तो ब्राह्मण मानने वाले विद्वान कौन कौन है, उनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके अंदर सर्वप्रथम हम बात करें तो एक हमें बिजोलिया का शिलालेख मिलता है। बिजोलिया शिलालेख जो पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर लगा हुआ है 1170 के अंदर, 1170 ईस्वी का। वहां से इसके ब्राह्मण मत का समर्थन करने वाला है। तो इस शिलालेख का नाम याद रखना, एक तो आपको बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। और ये बिजोलिया शिलालेख है, ये कहां पर स्थित है? बिजोलिया शिलालेख जो पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर लगा हुआ है 1170 ईस्वी का। पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर 1170 ईस्वी का जो शिलालेख है, उस शिलालेख में ब्राह्मण वंशी होने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 2 और विद्वान हैं जिनमें दशरथ शर्मा और दशरथ शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका भी नाम आपको याद रखना है, अर्ली चौहान डायनेस्टी। इस प्रकार से ये पुस्तक का नाम है अर्ली चौहान डायनेस्टी। नाम से पता चल रहा होगा, अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक जो पुस्तक है, वहां दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताया है। इस पुस्तक के अंदर दशरथ शर्मा ने ब्राह्मणों को चौहानों को ब्राह्मण वंशी माना है। एक और विद्वान है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने भी ब्राह्मण वंशी माना है। ओके, इसके अतिरिक्त एक और हमें मत मिलता है, यहां ऊपर लिख देता हूं, पांचवा जो मत है वो है, कुछ विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने इनको चौहानों को आर्यों की संतान कहा, आर्यों की संतान कहा है। और आर्यों की संतान कहने वाले जो विद्वान हैं उसकी बात करें तो एक नाम आपको याद रखना है, सीवी वैद्य ने चौहानों को आर्यों की संतान बताया है। छठा जो मत है वो है विदेशी वंशी या विदेशों से उत्पन्न होना माना है, यानी विदेशों के वंशज जिनको माना गया है चौहानों को। तो विदेशी मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन होंगे? तो जाहिर सी बात है विदेशी मत या विदेशी मानने वाले जो विद्वान होंगे वो विदेशी साहित्यकार ही, इतिहासकार ही होंगे। कौन कौन से हैं विदेशी में बात करें तो आपने नाम सुना होगा कर्नल जेम्स टोड स्मिथ, विलियम कुर्क, इन सब का नाम आपने सुना होगा, और कनिंघम। इन चारों ने ही चौहानों को विदेशी
प्रजाति से उत्पन्न होना बताया है। लेकिन यहाँ से इन्हें चारों के भी अलग अलग मत हैं, तो उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, उनको आपको याद रखना है। एक तो शक सिथियन बताया, देखो शक सिथियन बताने वाले जो विद्वान हैं, यानी चौहानों को शक सिथियनों की संतान बताई है, तो वो बताने वाले विद्वान हैं। दो विद्वानों का नाम ध्यान रखना है, एक तो कर्नल जेम्स टोड और दूसरे हैं विलियम कुर्क। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। कर्नल जेम्स टोड और विलियम कुर्क ने शक सिथियनों की संतान बताया है। इसके अलावा एक यूची जाति होती है, यूची जाति, जिन्हें कुषाण कहते हैं, यूची या कुषाण। और कुषाण बताने वाले जो विद्वान हैं वो हैं कनिंघम ने चौहानों को कुषाण जनजाति से उत्पन्न होना माना है। और एक और विद्वान है जिन्होंने हुणु से इनकी उत्पत्ति मानी है, हुणु से उत्पत्ति मानने वाले विद्वान हैं स्मिथ। इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। कर्नल जेम्स टोड व विलियम कुर्क ने शक सिथियन की संतान बताई है, कनिंघम ने कुषाणु की संतान और स्मिथ ने हुणु की संतान बताई है। इस प्रकार से ये 6 प्रसिद्ध मत हैं। इन 6 मतों को आपको याद रखना है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। अग्निकुंड से उत्पन्न होना मानते हैं चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण और मूणोत नयनसी। और ग्रंथ की बात करें तो चंद्रवरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है और ये दोनों विद्वान उसका समर्थन करते हैं। उसके बाद में सूर्यवंशी मानने वालों की बात करें तो 3 नाम यहाँ पर भी आपको याद रखने हैं, जयानक, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, नयन चंद्र सूरी। चंद्रवंशी होने का जो प्रमाण मिलता है वो है आबू का शिलालेख। अचलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर जो लगा है 1170 ईस्वी का, अचलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, तिथि का उल्लेख नहीं, अचलेश्वर महादेव मंदिर जो सिरोही के अंदर है उससे यहाँ चंद्रवंशी होने का प्रमाण मिलता है। ब्राह्मणों की संतान मानने वाले या ब्राह्मण वंशी मानने वालों में बात करें तो एक तो बिजोलिया का जो शिलालेख है, इस शिलालेख का नाम आपको याद रखना है, जो पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर लगा हुआ है 1170 ईस्वी का। और उसके बाद में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण वंशी कहा है और दशरथ शर्मा ने भी इनको ब्राह्मण वंशी कहा है। ये बुक आपको याद रखनी है, बहुत फेमस बुक है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है। अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक, जिसके अंदर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया गया है, के लेखक हैं दशरथ शर्मा। 4 मत हो गए। 5वां मत आर्यों की संतान माना है सीवी वैद्य ने, एक ही नाम है सीवी वैद्य, सबसे आसान है। आर्यों की संतान माना है। विदेशों से उत्पन्न होना या विदेशियों की संतान मानने वाले जो विद्वान हैं उनमें 4 विदेशी इतिहासकार हैं, उन चारों के नाम याद रखने हैं। एक तो कर्नल जेम्स टोड और विलियम कुर्क, इन दोनों ने शक सिथियनों की संतान माना है। कनिंघम ने कुषाण वंश से इनकी उत्पत्ति मानी है और स्मिथ ने हुणु से इनकी उत्पत्ति मानी है। उम्मीद करता हूं चौहान राजवंश की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी मत थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम चौहानों की विभिन्न शाखा देखेंगे, उनके संस्थापक देखेंगे और जो प्रतापी शासक थे उनको भी हम बहुत डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं।
चौहानों की विभिन्न शाखाओं की बात करें तो सर्वप्रथम चौहानों ने अपना शासन प्रारंभ किया सांभर से। सांभर आप सब जानते हैं, वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो जयपुर जिला है, मुख्य तौर पे जयपुर, ऐसे तो 3 जिले हैं लेकिन जयपुर के अंदर ये सांभर झील है। उस सांभर झील के आसपास में चौहानों ने अपने राजवंश की स्थापना की। चौहानों के राजवंश को स्थापित करने वाला जो शासक है उसका नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है वासुदेव। यानी वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर 551 ईस्वी में सांभर में चौहान राजवंश की नींव रखी। ठीक है, चौहान राजवंश की प्रारंभिक जो शाखा है, सबसे पहली जो शाखा है या मूल शाखा है वो है सांभर। सांभर के अंदर वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहानों की नींव रखी। इसलिए वासुदेव जो चौहान है इसको चौहानों का आदि पुरुष भी कहते हैं। चौहानों का आदि पुरुष कहते हैं। ठीक है, ये तो हम आगे इनके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी याद रखना है चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है किसको? वासुदेव चौहान को, जिन्होंने 551 ईस्वी के अंदर सांभर में अपनी चौहान वंश की स्थापना की। अब यहां से सांभर से 2 शाखाएं निकली। सांभर से 2 शाखाएं निकली। एक मैं टेबल बना देता हूं, इस टेबल को आपको भी नोट कर लेना है और उस टेबल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। यहां तो सांभर के अंदर 551 ईस्वी में नींव रखी। किसने रखी? वासुदेव चौहान ने। इस सांभर से 2 शाखाएं निकली। एक इधर मैं लिख देता हूं, नाडोल शाखा, यानी नाडोल के चौहान। नाडोल के अंदर 960 ईस्वी में सांभर से नाडोल के अंदर एक शाखा स्थापित की चौहानों की, और इसके जो संस्थापक हैं उसका नाम रहेगा संस्थापक लक्ष्मण। संस्थापक कौन रहेंगे? लक्ष्मण। यहीं से एक दूसरी शाखा है वो निकल करके जाती है इधर अजमेर में। और अजमेर के अंदर 1113 के अंदर 1113 ईस्वी में अजय राज ने चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, यहां तक याद हो गया। सांभर सबसे पहले चौहानों की सबसे पहली जो शाखा है वो है सांभर। सांभर के अंदर वासुदेव ने 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की नींव रखी। अभी इतना ही ध्यान रखना है। आगे सांभर से एक शाखा निकली नाडोल, 960 ईस्वी के अंदर लक्ष्मण सिंह ने वहां पर शासन प्रारंभ किया। अजमेर के अंदर एक शाखा निकली, यानी सांभर से अजमेर में अजयराज ने 1113 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी अजमेर के अंदर। अब अजमेर से बात करें तो अजमेर से 3 शाखाएं, अजमेर से कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं निकलेंगी।
अजमेर से 3 शाखाएं निकलेंगी, जिनमें एक होगी जालोर, दूसरी रणथंभौर और तीसरी बूंदी। एक शाखा होगी जालोर शाखा, एक होगी रणथंभौर शाखा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, थोड़ी आसानी रहेगी। क्रम पूछा जाता है और किस शासक ने कौन सी शाखा की नींव रखी या उनके संस्थापक कौन है और कब रखी, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है। रणथंभौर के अंदर, यहां जालोर की बात करें तो जालोर के अंदर 1182 में नींव रखी, और नींव रखने वाला जो शासक था उसका नाम है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने 1182 में जालोर शाखा स्थापित की। इधर रणथंभौर शाखा की बात करें तो 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज प्रथम, गोविंदराज फर्स्ट 1194 में रणथंभौर शाखा की स्थापना की। एक शाखा जो है वो यहां से चली गई बूंदी, और बूंदी शाखा की बात करें तो बूंदी शाखा की जो स्थापना करने वाले हैं वो देवा हाडा ने 1242 ईस्वी में देवा हाडा ने बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की। देवा हाडा ने 1242 में चौहान वंश की स्थापना की बूंदी में, ठीक है। इधर जो नाडोल शाखा थी, नाडोल शाखा से एक नई शाखा और बनी 1311 के अंदर लुम्बाराम ने जालोर में नई शाखा स्थापित कर दी। 1311 में जालोर के अंदर लुम्बाराम ने 1311 ईस्वी में, यहाँ के शासक कौन है? लुम्बाराम। ये प्रारंभिक शासक पूछे जाते हैं तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ जालोर में 1182 ईस्वी में, बूंदी में 1242 ईस्वी में देवा हाडा ने, और रणथंभौर में 1194 में। उसके बाद में कोटा के अंदर, बूंदी से फिर कोटा के अंदर, कोटा के अंदर, कोटा की बात करें तो कोटा में 1631 ईस्वी में माधो सिंह ने, सन याद रखना है 1631 ईस्वी में कोटा के अंदर नींव रखी माधो सिंह ने। और चौहानों की जो अंतिम शाखा है, सबसे अंत में जो बनी शाखा है वो है झालावाड़। या मैं इसको ऊपर लिख देता हूं या यहीं लिख देता हूं, चलो, झालावाड़ में अंतिम शाखा थी जो 1838 में स्थापित हुई, और इसको स्थापित करने वाले थे मदन सिंह। इस प्रकार से आपको ये पूरी टेबल याद रखनी है। देखो, सर्वप्रथम चौहानों की जो सबसे पहली जो शाखा है वो है सांभर के अंदर 551 ईस्वी में वासुदेव ने चौहान राजवंश की नींव रखी, यहाँ से शासन प्रारंभ किया। उसके बाद में चौहानों की जो दूसरी शाखा बनी वो नाडोल में 960 ईस्वी के अंदर, 960 ईस्वी में, और जो संस्थापक हैं उनका नाम लक्ष्मण। तीसरी शाखा अजमेर के अंदर 1113 ईस्वी में अजयराज ने स्थापित की। फिर यहाँ से अजमेर से 3 शाखाएं निकली, एक निकली जालोर,
एक निकली रणथंबोर और तीसरी बूंदी। जालोर की बात करें तो 1182 ईस्वी के अंदर कीर्तिपाल ने यहाँ पर जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। रणथंबोर में 1194 ईस्वी के अंदर गोविंदराज फर्स्ट ने चौहान वंश की स्थापना की। और बूंदी के अंदर 1242 ईस्वी में देवा हाड़ा ने चौहान वंश की स्थापना की। इसी प्रकार से कोटा के अंदर 1631 ईस्वी में माधो सिंह ने, झालावाड़ में सबसे अंत में 1838 ईस्वी के अंदर मदन सिंह ने चौहान वंश की स्थापना की। और इधर जालोर की बात करें तो जालोर के अंदर 1311 ईस्वी में लुम्बा राम ने चौहान राजवंश की स्थापना की। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस टेबल के माध्यम ऐसे ही इस प्रकार से टेबल बना करके आप याद करोगे तो याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, संस्थापक हो गया, एक तरफ तो सन होगी और दूसरी तरफ संस्थापक। जैसे अजमेर है, अजमेर जो शाखा है, चौहानों ने अजमेर में कब शासन प्रारंभ किया तो 1113 ईस्वी में। और प्रारंभिक जो शासक है उसका नाम याद रहेगा अजय राज। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्रम से पढ़ेंगे सांबर के चौहान। सांबर के चौहान, सांबर के चौहानों की बात करें तो सांबर के अंदर 551 ईस्वी में अजय राज